कंसिडर्ड व्हाइल सिलेक्शन ऑफ अ होमोजेनाइजर। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि हमें होमोजेनाइजर सिलेक्ट करते टाइम पे ध्यान में रखनी होती है। व्हाट आर दोज पॉइंट्स which needs to be considered while selecting a homogenizer for our product। सबसे पहले आता है इसका पावर रिक्वायरमेंट। तो जो ये होमोजेनाइजर होते हैं एक क्या होते हैं, दे आर दी हाई प्रेशर पंप्स। तो इनको बहुत एनर्जी चाहिए होती है, इनको बहुत एनर्जी चाहिए होती है, रिक्वायर्ड मोर एनर्जी। तो एक होमोजेनाइजर की कितनी हम अगर परचेस करते हैं या इंस्टॉल करते हैं तो उसमें कितनी पावर लेंगी वो हमें कंसिडर करना होता है। वी नीड टू कंसिडर दी पावर रिक्वायरमेंट फॉर ए होमोजेनाइजर। जितनी आपको नीड है उतनी पावर का होमोजेनाइजर आपको लेना चाहिए। यू शुड परचेस और इंस्टॉल होमोजेनाइजर अकॉर्डिंग टू योर पावर नीड। ऐसा नहीं कि आपको अगर 5 HP का 10 HP का पावर वैट का आपको चाहिए और आप हायर कैपेसिटी का ले रहे हो, उससे क्या होगा कि आपकी एडिशनल कॉस्ट बढ़ेगी, एनर्जी कॉस्ट बढ़ेगी, आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बढ़ेगी, आपका कैपिटल भी ज़्यादा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ओके, सो फर्स्ट थिंग यू मस्ट कंसिडर दैट इज पावर रिक्वायरमेंट, देन योर कैपेसिटी। और एक कैपेसिटी ऑफ दी होमोजेनाइजर किस पे डिपेंड होती है कि आपके पास्चराइजर की कैपेसिटी कितनी है। अगर आपकी कैपेसिटी ऑफ द पास्चराइजर इज अराउंड 10,000 लीटर पर आवर और 5,000 लीटर पर आवर, you should have a homogenizer of the same capacity। मतलब अगर आपके पास्चराइजर की कैपेसिटी 10,000 लीटर पर आवर है तो आपके होमोजेनाइजर की कैपेसिटी भी 10,000 लीटर पर आवर होती है, होनी चाहिए। क्योंकि आप होमोजेनाइजर कहाँ क्या करते हो, कब अटैच करते हो, इनलाइन उसको अटैच करते हो। हमने लास्ट सम वीडियोस में हमने पास्चराइजेशन के बारे में पढ़ा है, तो हमने डिस्कस किया था कि पास्चराइजेशन की पोजीशन कहाँ पे होती है। जनरली ये रीजनरेशन 2 सेक्शन के बाद होता है, बिफोर दी हीटिंग सेक्शन। जनरली क्या होता है, बिफोर द हीटिंग सेक्शन हम इसको कनेक्ट करते हैं, इनलाइन कनेक्ट करते हैं, और जब 60-65 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर आता है रीजनरेशन में, तब क्या होता है, मिल्क पास करते हैं हम होमोजेनाइजर के थ्रू, और फिर बाद में जाता है वो फाइनल हीटिंग सेक्शन में। तो आपके पास्चराइजर की कैपेसिटी और आपके होमोजेनाइजर की कैपेसिटी, दोनों कैपेसिटी मैच होनी चाहिए। अगर दोनों का मिसमैच हो तो क्या होगा, प्रोडक्ट प्रोसेस नहीं हो पाएगा। अगर आपकी पास्चराइजर की कैपेसिटी अगर 10,000 लीटर पर है और आपके होमोजेनाइजर की कैपेसिटी 5,000 लीटर है, तो क्या होगा, दोनों मिसमैच होगा, आपका प्रोडक्ट प्रोसेस हो ही नहीं पाएगा, डिले होगा प्रोसेस करने में। अगर आपका पास्चराइजर की कैपेसिटी अगर 5,000 लीटर पर आवर है और आपकी होमोजेनाइजर की कैपेसिटी अगर 10,000 लीटर पर आवर है, तो एक्स्ट्रा 5,000 लीटर की कैपेसिटी आपकी वेस्ट जा रही है और जो आपके कुछ यूज़ में नहीं है। तो आप उसके लिए फिर आपको एक्स्ट्रा पैसे भी पे करने पड़ेंगे। अगर आप ज़्यादा कैपेसिटी का होमोजेनाइजर लेते हो तो यू हैव टू इन्वेस्ट मोर कैपिटल फॉर नो यूज़। तो आपको क्या करना होता है कि उतनी ही कैपेसिटी का होमोजेनाइजर लेना होता है जितनी कैपेसिटी का आपका पास्चराइजर है, उतनी ही कैपेसिटी का आपको एक पंप लेना होता है, उतनी कैपेसिटी का आपको क्रीम सेपरेटर भी लेना होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं बेसिक जो आपको ध्यान में रखनी होती है। देन फ्लेक्सिबिलिटी फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट। सो इट मीन्स कि आपका एक जो होमोजेनाइजर है वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स प्रोसेस करने के लिए काम में आ सके। वो आप कुछ मिल्क बना रहे हो, लाइक टोन मिल्क, डबल टोन मिल्क, होमोजेनाइज मिल्क, उसकी काम में भी आना चाहिए। आपके क्रीम होमोजेनाइजेशन के काम में भी आना चाहिए। आपके आइसक्रीम मिक्स को होमोजेनाइज करने के काम में भी आना चाहिए। तो डिफरेंट प्रोडक्ट को प्रोसेस करने के लिए सिंगल ही होमोजेनाइजर काम में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम मल्टीपल प्रोडक्ट के लिए मल्टीपल होमोजेनाइजर परचेस करें, तो इससे क्या होगा, हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, एक्स्ट्रा कॉस्ट हमें इनकर करनी पड़ेगी। सो उसको अवॉइड करने के लिए हमें क्या चाहिए कि मल्टीपल प्रोडक्ट टाइप ऑफ होमोजेनाइजर हमें लेना चाहिए कि जो हर चीज़ प्रोडक्ट्स के लिए, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए काम में आ सके। देयर शुड बी अ फ्लेक्सिबिलिटी फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट वन इज द ease of cleaning. So we know that our industry, dairy industry, और dairy products are very much susceptible to the microbial attack। तो हमें क्या होता है, इसको frequently clean करते रहना पड़ता है आफ्टर एवरी शिफ्ट और आफ्टर एवरी 8 आवर्स
वी नीड टू क्लीन दी ऑल इक्विपमेंट्स, जिसे हम कहते हैं क्लीनिंग टेस्ट और CIP। हमें CIP करनी होती है ताकि क्या है कि वहाँ पे कोई माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो, वहाँ पे कोई माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो। तो ये जो होने देना जनरली क्या होता है कि हम इनको इनकी CIP करते हैं और इनकी क्लीनिंग करते हैं। ओके, तो अगर सपोज मैनुअल क्लीनिंग भी करनी पड़े हमें, तो उसको हम इजीली डिसमेंटल कर सकते हैं। ओके, हमें करते आना चाहिए। सो होम शुड गेट डिसमेंटल easily, or it can be a CIP-able, so they can be CIP'd easily। उनकी क्लीनिंग इन प्लेस और क्लीनिंग आउट ऑफ प्लेस भी हमें इजीली करती आनी चाहिए। सो देयर शुड बी अ ईज ऑफ क्लीनिंग। देन मेंटेनेंस, सो मेंटेनेंस कॉस्ट शुड बी लेस। ओके, मेंटेनेंस कॉस्ट शुड बी लेस बिकॉज अगर आप कोई होम परचेस करते हो और उसको आप बार बार रिपेयर कर रहे हो, कोई गैसकेट जा रही है, उसका मोटर ख़राब हो रही है, उसको बार बार लुब्रिकेशन करना पड़ रहा है, या फिर उसका बेल्ट चेंज करना पड़ रहा है हमें बार बार, तो क्या होगा कि बार बार ब्रेकडाउन्स आएंगे और आपका प्रोडक्ट बनने में ज़्यादा टाइम लगेगा, और जिससे क्या होगा कि ऑपरेशनल कॉस्ट आपकी बढ़ेगी, ज़्यादा वेयर एंड टियर होगा। तो एक अच्छी क्वालिटी का होम आपको लेना है जिसमें मेंटेनेंस भी कम लगे और उसके स्पेयर पार्ट्स भी अच्छे से अच्छे मेटल से या मटेरियल कंस्ट्रक्शन उसका अच्छा हो। और आपको क्या होता है कि इसका मेंटेनेंस भी आपको अच्छे से करना होता है। मेंटेनेंस मतलब क्या होता है कि इसका ऑयलिंग ग्रीजिंग जो भी है वो आपको टाइम टू टाइम इसकी करनी पड़ती है, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज़ अ पंप, और आपको इसको अच्छे से क्लीन करना हो या इसको लुब्रिकेशन करना हो, बेयरिंग्स वगैरह जो भी है वो आपको पीरियडिकली चेक करनी पड़ती है, आपको चेंज करनी पड़ती है अकॉर्डिंगली। नेट शुड बी अ ड्यूरेबल, तो इसमें ऐसा ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए, एक बार लिया आपने तो 5-10 साल तक ये चलते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज लिया और कल ख़राब हो गया। नो, इट शुड नॉट बी लाइक दैट। ओके, होम नेदर मस्ट बी ड्यूरेबल बिकॉज इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। 10 लाख 15 लाख तक भी आते हैं या 20 लाख तक भी नेदर आते हैं। सो इनकी कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा होती है। सो देयर लाइफ शुड बी, the working life should be more like 5 years और 10 years, ज़्यादा से ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए। देन नेक्स्ट वन इज अवेलेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर सर्विसेज। तो मैन्युफैक्चर सर्विसेज में इसमें क्या आता है कि अगर सपोज आपके होम में कुछ प्रॉब्लम आता है और तो आप क्या करेंगे, सर्विस इंजीनियर को कॉल करेंगे, आप कंपनी में कॉल करेंगे, तो वहाँ पे एक सर्विस इंजीनियर आएगा और आपके जो होम मैनेजर है उसको ऑपरेट करेगा। वहाँ उसमें कुछ अगर ब्रेकडाउन हुआ है या उसमें कुछ पार्ट चेंज करना हो वो आके चेंज करेगा। तो ये जो सर्विस है वो कैसी होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए। नहीं तो ऐसा कि आपने आज कॉल किया और आपका जो सर्विस इंजीनियर है वो 2 या 3 दिन बाद या 4 दिन बाद आ रहा है, तब तक क्या होगा, आपका प्रोडक्शन बंद रहेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि आपने कॉल किया और इमीडिएटली आपका सर्विस इंजीनियर आ गया, या उसके स्पेयर पार्ट जो है वो इजीली अवेलेबल होनी चाहिए। So availability of manufacturer services is an important point while selecting a manager. Next one is the ease of assembly and operation. So assembly means क्या होता है कि आपने डिसमेंटल किया तो उसको फॉर क्लीनिंग पर्पज और फॉर एनी मेंटेनेंस पर्पज, तो उसकी असेंबलिंग भी जल्दी होनी चाहिए। और उसके ऑपरेशन जो है मतलब एक कोई लेमैन भी है जो कम पढ़ा लिखा भी है, उसको भी वो होमोजेनाइजर ऑपरेट करते आना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको हम चलाने के लिए कोई स्किल्ड लेबर लगा रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि स्किल्ड लेबर की सैलरी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू लेमैन। ओके, तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उसका असेंबलिंग और उसका ऑपरेशंस। तो these are the factors while considering a selection of a homogenizer. For requirement, capacity, flexibility for different products, ease of cleaning, maintenance, durability, availability of manufacturer services, and ease of assembly and operation. These are the points that need to be considered while selection of a homogenizer.
सो व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ होमोजेनाइजेशन। तो होमोजेनाइजेशन के क्या क्या इफेक्ट है, होमोजेनाइजेशन किस तरह से प्रोडक्ट को इफेक्ट करता है, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ द होमोजेनाइजेशन, क्या चेंजेस प्रोडक्ट्स में आते हैं आफ्टर अ होमोजेनाइजेशन, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। लेट्स सी वन बाय वन। सबसे पहले क्या करता है, फैट ग्रुप की साइज कम करता है जिससे क्रीमलाइन फॉर्मेशन नहीं होती। स्मॉलर फैट ग्रुप्स लीडिंग टू नॉन क्रीमलाइन फॉर्मेशन। तो क्रीमलाइन फॉर्मेशन को डिले करता है बाय रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द फैट ग्रुप्स। दूसरा क्या करता है, इट इम्पार्ट्स वाइटर कलर एंड मोर एपेटाइजिंग कलर। तो इसको दो चीज़ें इम्पार्ट करता है, वाइटर एंड मोर एपेटाइजिंग कलर होता है बिकॉज आफ्टर होमोजेनाइजेशन मिल्क ज़्यादा वाइट दिखने लगता है विच इज़ मोर अपीलिंग देन अ नॉर्मल मिल्क। ओके, इट रिड्यूसेस द सेंसिटिविटी टू द फैट ऑक्सीडेशन। ये क्या करता है, होमोजेनाइजेशन फैट ऑक्सीडेशन को डिले करता है, या जो भी फैट होता है विच इज ससेप्टेबल टू द ऑक्सीडेशन वो उसको डिले करता है या उसको रिड्यूस करता है। इट रिड्यूसेस द सेंसिटिविटी ऑफ द फैट ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। ये इट आल्सो गिव्स बेटर माउथ फील एंड मोर फुल बॉडीड फ्लेवर। तो ये दो चीज़ें करता है, आफ्टर ड्रिंकिंग ऑफ होमोजेनाइज्ड मिल्क you will get a better mouthfeel than normal milk. Okay, also it imparts full bodied flavor. The next one is the better stability of cultured milk products. तो जितने भी cultured milk products होते हैं, मतलब like your fermented milk products जितने भी हैं उनको क्या करता है, एक better stability provide करता है, उनको एक uniform texture provide करता है। तो जनरली जितने भी fermented milk होते हैं उनको बनाने से पहले क्या करते हैं, उनको होमोजेनाइज करते हैं ताकि उनका टेक्सचर फर्म आए, यू विल गेट अ फर्म टेक्सचर और जो दिखने में भी बहुत अच्छा दिखता है। ओके, तो ये तो हो गए इसके एडवांटेजेस ऑफ द होमोजेनाइजेशन। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ होमोजेनाइजेशन। सो होमोजेनाइज्ड मिल्क कैन नॉट बी एफिशिएंटली सेपरेटेड। तो पहला इसका डिसएडवांटेज क्या है कि एक बार आपने मिल्क को होमोजेनाइज कर दिया और तो फिर आप उसको उसमें से जो क्रीम है वो इजीली आप सेपरेट नहीं कर सकते हो। ओके, एक बार आपने मिल्क को होमोजेनाइज कर दिया तो आप उसको इजीली सेपरेट नहीं कर सकते, उसमें जो फैट लेवल्स है वो इजीली सेपरेट नहीं होंगे। तो अगर आप किसी होमोजेनाइज मिल्क को पास करोगे क्रीम सेपरेटर से तो आपको वो इतनी जल्दी सेपरेट नहीं हो पाएगा। ओके, इट विल टेक मोर टाइम देन दी नॉर्मल रॉ मिल्क। So then somewhat increased sensitivity to light, sunlight and fluorescent tubes can result in a sunlight flavor। तो इसका एडवांटेज देखा कि हम ये फैट ऑक्सीडेशन को डिले करता है उसकी सेंसिटिविटी को, बट जो लाइट की सेंसिटिविटी होती है उसको इंक्रीज करता है, जिससे क्या होता है कि सनलाइट फ्लेवर नाम का जो ये है फ्लेवर होता है वो डेवलप हो जाता है मिल्क के अंदर। और इसका एडवांटेज है कि रिड्यूसेस द हीट स्टेबिलिटी स्पेशली इन केस ऑफ सिंगल स्टेज होमोजेनाइजेशन, हाई फैट कंटेंट एंड अदर फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू फैट क्लम्पिंग। तो इससे क्या होता है कि हीट स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है या रिड्यूस होती है। स्टेबिलिटी क्या होता है कि अगर आप मिल्क को गर्म कर रहे हो किसी एक टेम्परेचर पे तो मिल्क आफ्टर सर्टेन टाइम सर्टेन टेम्परेचर मिल्क जो है वो स्पॉइल हो जाता है, फट जाता है। ओके, तो ये हमें हीट स्टेबिलिटी क्या होता है मैक्सिमम होनी चाहिए ताकि अगर पास्चराइज भी आप मिल्क को कर रहे हो तो मिल्क उसमें स्पॉइल नहीं होता है। बट ये क्या होता है कि इसको इसकी स्टेबिलिटी इसको रिड्यूस कर देता है। The milk will not be suitable for production of semi-hard or hard cheese because the coagulum will be too soft and difficult to dewater। तो इसका एक और डिसएडवांटेज है कि जब हम कोई सेमी हार्ड और हार्ड चीज़ बना रहे हैं उस केस में अगर हम मिल्क को होमोजेनाइज करते हैं या होमोजेनाइज मिल्क हम यूज मिलाते हैं तो उसका जो कोएगुलम बनता है या जिसको हम कर्ड कहते हैं या कोएगुलम कहते हैं वो कैसा है, बहुत सॉफ्ट होता है जो अनडिजायरेबल है। हार्ड चीज़ में हमें हमें कोएगुलम कैसा चाहिए होता है, हमें हार्ड कोएगुलम चाहिए होता है, हार्ड टेक्सचर चाहिए होता है आपका। तो ये डिफ़िकल्ट होता है अगर आप होमोजेनाइज मिल्क यूज करते हो। So these some of the disadvantages of the
homogenization. These are the advantages and these are the advantages of the homogenization. अब एक होमोजेनाइजर अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, हम कैसे उसको मेजर करेंगे? हाउ वी विल measure the efficiency of homogenizer, whether it is doing better or not, whether it is working fine or not, how we will judge? Okay, so there is a concept or there is a method which is called as a homogenization efficiency. It's called as homogenization efficiency. इसमें क्या कहते हैं कि हम एक होमोजेनाइजर है वो अच्छे से काम कर रहा है कि उसकी एफिशिएंसी हम मेजर करते हैं। तो इसकी दो मेथड है, एक तो हम क्रीमिंग रेट को एनालाइज करते हैं, वी एनालाइज द क्रीमिंग रेट, एंड इन नेक्स्ट केस वी एनालाइज द साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फैट ग्लोब्यूल्स। दो चीज़ें होती हैं, देयर आर टू थिंग्स, इन वन केस वी एनालाइज द क्रीमिंग रेट एंड इन सेकंड केस वी एनालाइज द साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मिल्क फैट ग्लोब्यूल्स। तो इन केस ऑफ क्रीमिंग रेट एनालिसिस वी टेक 1000 ml मिल्क, हम 1000 ml मिल्क लेते हैं एक बीकर में। ओके, उसको हम क्या करते हैं कि 48 आवर्स के लिए हम इसको स्टोर करते हैं एट अ रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर, या फिर उसको हम स्टोर करते हैं अंदर ही रेफ्रिजरेशन स्टोर टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं ताकि मिल्क खराब ना हो जाए। तो 1000 ml मिल्क हम लेते हैं एक बीकर में, जिसमें क्या होता है कि ग्रेजुएशंस बनी होती है, और उसको क्या करते हैं कि आफ्टर 48 आवर्स जो ऊपर का जो 100 ml होता है, सो ऊपर की जो 100 ml लेयर होती है, सो आफ्टर 48 आवर्स हम क्या करते हैं कि 1000 ml में जो 100 ml ऊपर का होता है टॉप वाला, उतना मिल्क लेके उसका क्या करते हैं फैट कंटेंट निकालते हैं, और नीचे का जो 900 ml होता है उसका भी हम फैट कंटेंट निकालते हैं। ऊपर का 100 ml का फैट कंटेंट निकालेंगे और नीचे का जो 900 ml है उसका फैट कंटेंट निकालेंगे। दोनों चीज़ों का हम क्या करेंगे फैट कंटेंट निकालेंगे, और उसको क्या करेंगे हम फिर उसके बेस पे हम उसकी एफिशिएंसी हम मेजर करेंगे, दोनों में डिफरेंस कितना है, टॉप 100 ml में कितना फैट कंटेंट शो हो रहा है और रेस्ट में कितना फैट कंटेंट शो हो रहा है। दोनों का डिफरेंस अगर ज़्यादा नहीं है, इसका मतलब है कि हमारा जो मिल्क है वो प्रॉपरली होमोजेनाइज हो चुका है, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। तो जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी उतना अच्छा होमोजेनाइजेशन होगा। और नेक्स्ट होता है साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस। तो इसमें क्या करते हैं कि हम साइज ऑफ द particles or droplets in a sample can be determined in a well defined way by using a laser diffraction unit which sends a laser beam through a sample in a cuvette. The light will be scattered depending on the size and number of the particles. तो हम इसमें क्या करते हैं कि लेज़र डिफ्रैक्शन टेक्निक यूज़ करके हम देख सकते हैं कि मिल्क फैट ग्लोब्यूल की साइज कितनी है, या फिर हम ये भी देख सकते हैं कि मिल्क फैट ग्लोब्यूल्स को हम अगर एक लाइट माइक्रोस्कोप है जो हमारा सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, उसके नीचे अगर स्लाइड पे रख के आप उसको अगर आईपीस से देखते हो कि एट 40x और 100x जूम करके, तो आपको दिखेगा कि फैट ग्लोब्यूल्स की साइज कितनी होती है। मैंने आपको एक इमेज दिखाई थी, उस इमेज लाइक इस तरह से आप आपके कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होता है उस कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हेल्प से आप देख सकते हो कि मिल्क की साइज कितनी है या इसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना है। यहाँ पे ये जो स्केल देख रहे हो 1 सेंटीमीटर की स्केल है और इसमें अराउंड 100 ग्रेजुएशंस है। ओके, टोटल 1 सेंटीमीटर यहाँ से लेके 1 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से कुछ आपको दिखेगा अगर आप इसको कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप में देखोगे, तो ये आपको मिल्क फैट ग्लोब्यूल्स जो है और इस तरह से दिखेंगे। So homogenizer in a processing line. Now we will discuss about the position of the homogenizer in a processing line. So generally क्या होता है कि homogenizer जो होता है प्रोसेस लाइन में
ड्यूरिंग पास्चराइजेशन वो हमेशा क्या होता है कि हम इसको अपस्ट्रीम में लगाते हैं, दैट इज बिफोर द फाइनल हीटिंग सेक्शन इन हीट एक्सचेंजर। बिफोर हीटिंग सेक्शन हम इसको प्लेस करते हैं। जनरली क्या होता है कि जो होमोजेनाइजर है वो हम प्लेस करते हैं बिफोर द हीटिंग सेक्शन व्हाइल पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क। In general, the homogenizer is placed upstream, that is before the final heating section in heat exchanger. So typically in most pasteurization plants for market milk production, the homogenizer is placed after the first reignition. So अगर आप फर्स्ट रिग्निशन के बाद अगर आपका टेम्परेचर अराउंड 65 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है, 60 to 65 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है, तो उस केस में आप क्या करोगे कि फर्स्ट रिग्निशन के बाद ही आप होमोजेनाइजर को प्लेस करोगे या उसको कनेक्ट करोगे, या फिर आप सेकंड रीजनरेशन के बाद भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। जहाँ भी आपका टेम्परेचर 60 to 65 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है उस केस में आप इसको प्लेस करोगे। बट इन केस ऑफ यूएसटी मिल्क, यूएसटी मिल्क में क्या करते हैं हम इसको हम डाउन स्ट्रीम में इसको लगाते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि आप पहले प्रोडक्ट को हीट करते हो अप टू दी सेट पॉइंट टेम्परेचर, मतलब आप पहले क्या करते हो सेट पॉइंट टेम्परेचर तक आप अपने प्रोडक्ट को हीट करते हो। ओके, जो भी हो उसको ईएसटी ट्रीटमेंट आप देते हो पहले, और उसको ईएसटी ट्रीटमेंट देने के बाद मिल्क को, फिर उसके बाद फिर आप क्या करते हो कि उसके बाद आप प्रोडक्ट को होमोजेनाइज करते हो। इन प्रोडक्शन ऑफ यूएसटी मिल्क द होमोजेनाइजर इज जनरली प्लेस्ड अपस्ट्रीम इन इनडायरेक्ट सिस्टम बट ऑलवेज डाउनस्ट्रीम इन डायरेक्ट सिस्टम, दैट इज ऑन द असेप्टिक साइड आफ्टर यूएसटी ट्रीटमेंट। तो दोनों चीज़ों में यूज कर सकते हो आप, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। बट अपस्ट्रीम कहाँ पे यूज करेंगे आप? इनडायरेक्ट सिस्टम में। जहाँ पे इनडायरेक्ट हीटिंग हो रही है या इंडक्ट सिस्टम है उस केस में आप अपस्ट्रीम में लगाओगे। अपस्ट्रीम में मतलब सेम एज दी पास्चराइजेशन, बट आप हमेशा डाउनस्ट्रीम में लगाओगे जब क्या हुआ है कि डायरेक्ट हीटिंग सिस्टम हो रही है। ओके, दैट इज ऑन द aseptic side after UST treatment. Okay, that is after the aseptic side of UST treatment. तो एक बेसिक डिफरेंस है इसमें कि UST मिल्क में जब आप यूज़ करते हो UST मिल्क में, तो उस केस में आप यूज़ करोगे डाउनस्ट्रीम में, मतलब आफ्टर हीटिंग सेक्शन के बाद, और पास्चराइजेशन में आप क्या करोगे अपस्ट्रीम में लगाओगे। जो UST मिल्क में हम होमोजेनाइजर यूज़ करते हैं वो किस तरह का होता है, उनकी डिज़ाइन क्या होती है, एसेप्टिक डिज़ाइन होती है, जिसमें क्या होता है कि स्पेशल पिस्टन्स लगे होते हैं, पैकिंग होती है, स्टेराइल कंडेंसेट होता है, एंड स्पेशल एसेप्टिक डैम्पर्स होते हैं। तो यूएसटी केस में हमें अलग तरह का होमोजेनाइजर यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि इसमें सारे हम क्या करते हैं एसेप्टिक कंडीशन मेंटेन करते हैं। हमारा एनवायरनमेंट भी एसेप्टिक होता है, हमारी पैकिंग मटेरियल भी एसेप्टिक होता है, और प्रोडक्ट भी हमारा एसेप्टिक होता है। This is the basic difference between the UST milk processing and the pasteurization of the milk. However, a downstream location of the homogenizer is recommended for indirect UST system when milk products of fat content higher than 6 to 10% or with increased protein content are going to be processed. तो जिस केस में अगर फैट कंटेंट ज़्यादा है उस केस में हम डाउनस्ट्रीम प्रेफर करेंगे, though it is a indirect UST system. The reason is that with increase of fat content and protein content, fat cluster or agglomeration form at the very high heat treatment temperature. These cluster agglomerations are broken up by the aseptic homogenizer located downstream. तो क्या होता है कि जब आप UST ट्रीटमेंट देते हो किसी चीज़ को, तो वहाँ पे चांसेस होते हैं कि प्रोटीन एग्लोमेरेट हो जाए, या फैट जो है फैट क्लस्टर है वो क्या होते हैं एग्लोमेरेट हो जाते हैं प्रोडक्ट के अंदर। तो जब अगर हम डाउनस्ट्रीम में लगाते हैं होमोजेनाइजर को, मतलब आफ्टर हीटिंग सेक्शन लगाते हैं, तो क्या होता है कि ये जो क्लस्टर है या एग्लोमेरेट से वो ब्रेक हो जाते हैं होमोजेनाइजेशन करने के बाद। तो एक रीज़न ये भी है कि हम यूएसटी में हमें क्यों डाउनस्ट्रीम में लगाना चाहिए।
होमोजेनाइजर को, बिकॉज इन यूएसटी में क्या होता है कि टेम्परेचर कितना होता है, अराउंड 135-140 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इतने बड़े हाई टेम्परेचर पे अगर आप मिल्क प्रोसेस करते हो तो क्या होता है कि वहाँ पे जो एग्लोमेट्स, प्रोटीन या फैट के एग्लोमेट्स फॉर्म होते हैं, ओके। तो वो एग्लोमेट्स अगर वैसे ही रहेंगे तो क्या होगा कि फूड की क्वालिटी हैम्पर हो जाएगी। तो अगर हम इनको आफ्टर हीटिंग, इनको हम अगर होमोजेनाइजर से पास करते हैं तो क्या होता है कि वो सारे एग्लोमेट्स से क्लस्टर है वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे और यूनिफॉर्म क्वालिटी का प्रोडक्ट हमें मिलेगा। बट कैसा होना चाहिए आपका होमोजेनाइजर, इट शुड बी ऑफ एसेप्टिक काइंड। ऐसा नहीं कि यूएसटी में आपने सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म किल कर दिए पैथोजेनिक टाइप के, और आपका अगर होमोजेनाइजर नॉर्मल होमोजेनाइजर है तो क्या होगा, फिर से रिकंटेमिनेशन हो जाएगा। तो अवॉइड करने के लिए आपका होमोजेनाइजर भी जो है वो भी एसेप्टिक होना चाहिए ताकि कोई भी क्रॉस कंटेमिनेशन ना हो। दो तरह के होमोजेनाइजेशन होते हैं, एक होता है फुल स्ट्रीम होमोजेनाइजेशन और एक होता है पार्शियल होमोजेनाइजेशन। तो ये क्यों करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं पार्शियल और फुल स्ट्रीम, हम देखते हैं। लेट्स सी इट्स मीनिंग। So full stream or total homogenization is the most commonly used for a homogenization of market milk can be intended for faturing product। तो जो मार्केट मिल्क होता है, जैसे आपका स्टैंडर्डाइज मिल्क है, टोन मिल्क है, डबल टोन मिल्क है या लिक्विड मिल्क है जो हम डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड मार्केट मिल्क। और जो मिल्क से हम कोई कल्चर प्रोडक्ट बना रहे हैं लाइक योगर्ट, दही, इस तरह की, तो उस केस में हम फुल स्ट्रीम पास्चुराइजेशन होमोजेनाइजेशन यूज करते हैं। So इस केस में क्या होता है कि the fat content of the milk is standardized prior to homogenization and sometimes तो solid not fat content too। तो उस केस में हम मार्केट मिल्क में क्या करते हैं कि पहले उसको स्टैंडर्डाइज करते हैं, फैट कंटेंट भी स्टैंडर्डाइज करते हैं और एसिड भी स्टैंडर्डाइज करते हैं। तो एक सर्टेन, तो अगर टोन मिल्क है, डबल टोन मिल्क है, तो उनके एक्सआई के अनुसार अकॉर्डिंग टू एफएसआई देयर आर सम सर्टेन स्टैंडर्ड्स, जो कि स्टैंडर्ड्स आपको मिल्क और एसएनएफ के रखनी होती है। लाइक इन केस ऑफ टोन मिल्क we have to have 3% fat in your milk, while your SNF should be 8.5%, while in case of tone milk your fat content should not be less than 1.5% and your SNF content should not be less than 9%, so that you have to maintain, and for that purpose you have to standardize your milk. Sometimes you need to add cream or sometimes you need to add the skim milk powder in the product. So this is the full stream homogenization, and in case of partial homogenization ये हम कहाँ पे करते हैं, partial stimulation means that the main body of the skim milk is not homogenized but only the cream together with a small portion of the skim milk। तो इसका मतलब यह है कि इस केस में क्या हो रहा है फुल स्ट्रीम में कि हम हमारा पूरा जो मिल्क है उसको होमोजेनाइज कर रहे हैं अलॉन्ग विथ योर फैट। आपका मिल्क भी उसमें, मतलब स्किम मिल्क भी आपका होमोजेनाइजर के थ्रू पास हो रहा है और आपका फैट भी पास हो रहा है। मिल्क एज अ होल आपके होमोजेनाइजर के थ्रू पास हो रहा है। बट इनके सब पार्शियल होमोजेनाइजेशन में क्या होता है कि सपोज आपको कोई स्टैंडर्डाइज करनी हो, कोई चीज़, कोई प्रोडक्ट आपको बनाना हो, उसके लिए आपको स्टैंडर्डाइज। सो पार्शियल होमोजेनाइजेशन का मतलब है कि आप इस केस में क्या होता है कि सपोज आपने क्रीम सेपरेटर से जब हम पास्चुराइजेशन करते हैं तो क्या होता है कि हम क्रीम सेपरेटर भी लाइन में लगाते हैं। तो उस क्रीम सेपरेटर में से क्या होता है कि क्रीम पास होती है और आपकी स्किम मिल्क, दो चीज़ें अलग सेपरेट होती है। तो हम क्या करेंगे कि पार्शियल होमोजेनाइजेशन में क्या करेंगे कि हम जितनी आपकी क्रीम सेपरेट हुई है उसको ही हम होमोजेनाइजेशन के थ्रू पास करेंगे, उसको सिर्फ होमोजेनाइज करेंगे, हम स्किम मिल्क उसमें से पास नहीं करेंगे। ओके, तो इससे क्या होता है कि एक स्मॉल पोर्शन ऑफ क्रीम ही हमें होमोजेनाइज करनी होती है। लेट से फॉर 10 मिनट्स और 15 मिनट्स हमें, अगर सपोज मान लीजिए 100 kg का मिल्क है, उसमें 4 kg क्रीम है 100% की, ठीक है। अगर 100% अगर आपका क्रीम सेपरेट हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो क्या होगा कि 80% क्रीम रहेंगी, 20% स्किम मिल्क रहेगा। तो उतना ही क्रीम और थोड़ा स्किम मिल्क उसमें रहेगा, उसी मास को हम क्या करेंगे, होमोजेनाइजेशन के थ्रू पास करेंगे और उतना ही प्रोडक्ट क्या होगा, होमोजेनाइज होगा। आपको पूरा का पूरा स्किम मिल्क जो बचा हुआ है, 90 kg स्किम मिल्क हो, 95 kg स्किम मिल्क है, वो आपको उसमें से पास करने की नीड नहीं पड़ेगी। तो उससे क्या होगा कि आपका टाइम बचेगा और एनर्जी भी कम लगेगी। तो किसी किसी प्लांट में ये चीज़ें यूज़ होती है पार्शियल होमोजेनाइजेशन। इससे क्या होता है कि आपको
आपका जो इक्विपमेंट है वो लॉन्गर टाइम के लिए आपको चलाने की नीड नहीं, बस थोड़े टाइम के लिए जितना आपका क्रीम है उसको आप होमोजेनाइज करो। अगर प्लास्टिक क्रीम है तो क्या होगा, उसमें 80% फैट होगा, 20% आपका एसिनप या कोई और पोर्शन होगा। So this form of homogenization is mainly applied to pasteurized market milk. The basic reason is to reduce operating cost. Total power consumption is cut by some 65% because of the small volume passing through the homogenization. तो ये वही चीज़ें जो मैंने अभी डिस्कस की है। As sufficiently good homogenization can be reached when the product contains at least 0.2 casein, 0.2% casein per gram of fat. A maximum cream fat content of 12% is recommended. तो ये इसके कुछ स्टैंडर्ड्स दे रखे हैं, अगर ये आप यूज़ करते हो तो आपका होमोजेनाइजेशन ठीक से होता है इन केस ऑफ पार्शियल होमोजेनाइजेशन। तो ये बेसिक डिफरेंस है फुल स्ट्रीम होमोजेनाइजेशन और पार्शियल होमोजेनाइजेशन। फुल स्ट्रीम में मतलब क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट एज सच पूरा का पूरा पास करते हो थ्रू होमोजेनाइजर, बट इन केस ऑफ पार्शियल होमोजेनाइजेशन आप सिर्फ एक पोर्शन ऑफ द क्रीम ही आप पास करते हो होमोजेनाइजेशन। तो इससे क्या होता है कि आपकी कॉस्ट जो है, एनर्जी कॉस्ट है, वो सेव हो जाती है। फिर इसकी एक ओवरली कैपेसिटी होती है होमोजेनाइजर की, तो इसका एक फार्मूला है, आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो कि कैपेसिटी ऑफ दी होमोजेनाइजर। सो क्यू एस एम देख सकते हो इज इक्वल टू क्या, क्यू एस एम आउटपुट ऑफ स्टैंडर्डाइज मिल्क लीटर पर आवर, क्यू पी इज प्लांट कैपेसिटी, आपके प्लांट की कैपेसिटी कितनी है लीटर पर आवर। सब मान लीजिए कि अगर 10,000 लीटर पर आवर की प्लांट कैपेसिटी है, और एच क्यू एच इज क्यू एच इज दी क्यू एच होमोजेनाइजर कैपेसिटी, वो आपके अगर निकालनी हो दैट इज लीटर पर आवर। फैट कंटेंट ऑफ रॉ मिल्क, अगर रॉ मिल्क है जिसका फैट कंसेंट मान लीजिए कि 4 है, और फैट कंटेंट ऑफ स्टैंडर्ड मिल्क 3% है, ओके। देन फैट कंटेंट ऑफ क्रीम फ्रॉम सेपरेटर दैट इज 35%। अगर क्रीम सी एस इज दी FCS is the fat content of the cream from the cream separator, and FCH is the fat content of cream to be homogenized, okay, so the FCH, and FSM is the fat content of standard milk। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे दे रखा है कि अगर कोई फैट ब्लैंक कैफेट यूज करते हैं 100 लीटर पर आवर है, इसमें फैट कंटेंट ऑफ रॉ मिल्क 4% है, फैट कंटेंट ऑफ स्टैंडर्ड मिल्क जो बनेगा उसका 3% है, फैट कंटेंट ऑफ क्रीम जो है separated that is 35%, and fat content of cream to be homogenized that is 10%। so ये दो फार्मूले की हेल्प से हम निकाल सकते हैं कि हमारे आउटपुट कितना होगा स्टैंडर्ड मिल्क का, और होमोजेनाइज की कैपेसिटी कितनी होगी। तो क्यू एच इज इक्वल टू क्यू एस एम, तो क्यू एस एम हमें यहाँ से मिलेगा, और ये एफ एस एम और एफ सी एच, ओके। सो द आवरली आउटपुट ऑफ स्टैंडर्ड मिल्क क्यू एस एम विल बी अप्रोक्सीमेटली 969 लीटर, ओके। तो इससे हमें इतना ही क्यू एस एम मिल जाएगा इस वाले फार्मूले से। ये अगर वैल्यूज आप पुट करोगे तो आपको इतनी फिगर मिलेंगी, दैट इज 9690 लीटर। और इसको जब हम इस फार्मूला में रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें आवरली कैपेसिटी आप मिल जाएगी, विच विल बी अप्रोक्सीमेटली 2000 लीटर पर 2000 लीटर, दैट इज अबाउट 1/3 ऑफ द आउटपुट कैपेसिटी, 2900 लीटर पर आवर। तो ये फार्मूला हो गया कैपेसिटी ऑफ द होमोजेनाइजर। स्टैंडर्ड्स फॉर होमोजेनाइजर, देयर आर सर्टेन स्टैंडर्ड्स, मतलब एक होमोजेनाइजर अगर बनाना हो आपको, करना हो, तो उसके स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए। तो सबसे पहले इसका मटेरियल कैसे होना चाहिए, तो इसमें क्या आता है कि पावर फ्रेम, इसकी जो फ्रेम है वो कैसी चाहिए, एक्सटीरियल शॉल बी रस्ट प्रूफ और शॉल बी रेंडर्ड करोजन रेजिस्टेंस और पेंटेड। तो इसकी जो फ्रेम है वो कैसी होनी चाहिए, एंटी करोजिव होनी चाहिए और रस्ट प्रूफ होनी चाहिए। सिलेंडर ब्लॉक एंड फिटिंग्स, all metal pump parts having any surface in contact with the product shall be constructed of dairy metal, stainless steel, nickel alloy और either non toxic and non absorbent होना चाहिए। तो इसके जो पिस्टन्स होने चाहिए, जनरली 3 पिस्टन्स होते हैं या 5 पिस्टन्स भी होते हैं होमोजेनाइजेशन में। तो उसके जो पिस्टन्स होते हैं
ये केस में चाहिए क्योंकि पिस्टन जो है ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है आपके प्रोडक्ट के या आपके मिल्क के। तो उस केस में SS316 के ये बने होने चाहिए जनरली, विच इज़ नॉन टॉक्सिक नॉन corrosive in nature. And then next one is homogenizing relief valve. Pressure regulating spring shall be easily removable for cleansing and inspection. ये इसके standards for homogenizer. So let's see one animation video. ये देख के आपको समझ आएगा कि एक्चुअल में homogenizer कैसे दिखता है। So this is the Jia homogenizer. इसमें आप देख सकते हो कि इसके डिफरेंट पार्ट्स, दिस इज कॉल्ड होमोजेनाइजर, और इसकी होमोजेनाइजेशन प्रोसेस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मिल्क आपका आ रहा है और इस वॉल के थ्रू पिस्टन के थ्रू प्रोसेस हो रहा है। सो दिस आर दी पिस्टन्स 1 2 एंड 3 ट्रिप्लेक्स होमोजेनाइजर। पिस्टन्स आगे पीछे मूव होते रहते हैं। यहाँ से मिल्क आएगा और ये इसको प्रेशराइज करेगा थ्रू नैरो स्लिट। तो आप देख सकते हो कि मिल्क यहाँ पे आया और यहाँ पे क्या होगा, ये पास होके निकल गया। तो यहाँ पे आपका रहेगा दिस कॉल्ड मेजर वॉल। इसकी साइज क्या हो रही है, यहाँ पे रिड्यूस हो रही है। इसकी साइज देखिए और इसकी साइज देखिए, यहाँ पे आपको जूम करके दिखाया है। ये जो वॉल सीट, यहाँ पे प्रेशराइज हो रहा है मिल्क और यहाँ पे मिल्क की साइज जो है रिड्यूस हो रही है। द प्रिंसिपल ऑफ द होमोजेनाइजर। These are the pistons. So और एक वीडियो देखते हैं, इसमें ये डिफरेंट कंपाउंड शो किए हैं होमोजेनाइजर के। तो इसकी बॉडी हो गई, जिसमें ये हो गया आपका शाफ्ट, this will be your piston 1 2 and 3 piston, this is triplex homogenizer। तीनों पिस्टन मतलब ट्रिप्लेक्स homogenizer। सारे गियर्स वेयर्स यहाँ पे रहेंगे। क्रैंक केस, हाइड्रोलिक प्रेशर, और ये मोटर रहेगी जो ये शाफ्ट को कनेक्ट रहेगी, और यहाँ पे रहेगा आपका हाइड्रोलिक जनरेटर। तो इस तरह से आगे पीछे मूव होते रहते कंटिन्यूसली पिस्टन। और यहाँ पे आपका एक असेंबली रहेंगे जिससे हम कहते हैं कि जहाँ पे एक्चुअल में आपका होमोजेनाइजेशन होगा। तो आप देख सकते हो कि पार्ट्स को कैसे असेंबल किया जाता है। स्प्रिंग्स होती है, इनलेट एंड आउटलेट वाल्व्स, फर्स्ट स्टेज एंड सेकंड स्टेज। ये इसके आउटलेट और इनलेट हो गए, फिर हम लोग कनेक्ट करते हैं। So here you can see that और एक मोटर लगाई गई है। ये हो गया आपका कंट्रोल पैनल। यहाँ से आपको दिखेगा सर कितना प्रेशर है, क्या है, कितने टाइम के लिए करना है प्रोसेस। तो इस तरह से कुछ वर्क करता है। जैसे रोटेट होता है, यहाँ पे पिस्टन आपके आगे पीछे होते हैं, मिल्क आता है आपको, यहाँ पे नैरो स्लिट से पास होता है।
सो ये फर्स्ट स्टेज है। सो दिस विल बी योर फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज में देख सकते हो ये आपका रॉ मिल्क है, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेज। यहाँ पे क्या थोड़ा क्लम्स फॉर्मेशन हो गया फर्स्ट स्टेज में। आफ्टर फर्स्ट स्टेज क्या होता है कि आपको बताया था कि देयर आर वेरियस चांसेस ऑफ क्लम फॉर्मेशन। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं कि सेकंड स्टेज लगाते हैं इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट स्टेज। तो उसमें क्या होता है कि कोई क्लम फॉर्मेशन नहीं होता है। सो या इस फिगर में आप इस वीडियो में आप फर्स्ट स्टेज भी देख सकते हो, सेकंड स्टेज भी देख सकते हो। इज द ब्यूटी ऑफ द होमोजेनाइजर, टू स्टेज होमोजेनाइजर। So this is the homogenizer.